नमस्कार। मैं दिव्यांशी आप सभी का स्वागत करती हूँ स्टडी आईक्यू पर। आज इस इंटरव्यू सेशन में हमारे साथ जुड़े हैं दिल्ली से अरुण सिंह जी, जिन्होंने एसएससी सीजीएल 2019 एग्जामिनेशन में ऑल इंडिया रैंक 4998 हासिल की है अपने दूसरे प्रयास में। स्वागत करती हूँ अरुण जी आपका स्टडी आईक्यू पर और ढेर सारी बधाई। Thank you, Divyanshi, and thank you for having me here. अरुण, कैसा लगता है? इतना कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, 3 साल तो इसकी एग्जामिनेशन साइकिल है, और फाइनली जब ये रिजल्ट आता है और आप सिलेक्टेड रहते हैं एज टैक्स असिस्टेंट इन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, तो कैसा लगता है? हाउ इज द फीलिंग? टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे पता था कि मेरे मार्क्स ना बिल्कुल बाउंड्री पे थे, तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि मेरा सिलेक्शन होगा। बट जब रिजल्ट आता है तो एक ना एक बार पक्का अपना नाम कोई ना कोई सर्च पक्का करता है ना। तो जैसे रिजल्ट आया, पीडीएफ खोली, मैंने अपना रोल नंबर सेव कर रखा था कॉन्टैक्ट बनाकर। मैंने सर्च करा, मुझे दिख गया। अब मुझे नहीं पता था मुझे पोस्ट कोई मिली, बट मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। मतलब 4 साल हो गए मुझे तैयारी करते करते। और मैंने स्टार्ट जब प्रिपरेशन की थी तो सीजीएल की ही स्टार्ट की थी मैंने। और सीजीएल ही निकलता था, बाकी मेरे 2-3 एग्जाम्स और भी अभी विद इन 30 डेज पास में मेरे को रिजल्ट आया, फाइनल रिजल्ट सिलेक्शन हो गया मेरा। बट सीजीएल ही नहीं निकल रहा था जिसके लिए मैं आया था यहाँ पे तैयारी करना। तो बस पहला सीजीएल निकला तो बहुत अच्छा लगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। अरुण, अभी आपने जैसे मेंशन किया कि एकदम मेरिट एकदम बाउंड्री पे थे एंड यू वर नॉट वेरी श्योर कि ये क्लियर हो जाएगा, तो आई एम श्योर जब ऐसा केस होता है तो और भी जो खुशी है वो डबल हो जाती है, बिकॉज यू वर नॉट एक्सपेक्टिंग अ लॉट, यू गॉट अ लॉट। एग्जैक्टली मैंने घर में बोल रखा था कि मेरी एक्सपेक्टेशन मत रखना 19 से, 20 से एक्सपेक्टेशन थोड़ी बहुत रखना। क्योंकि मैं पहले घर में बता देता था कि देखो इसमें नहीं होगा, मैं पहले मतलब क्लियर कट बता देता था। तो 19 में जब मैंने बताया तो सब थोड़े शॉक थे कि अच्छा हो गया हो गया। तो काफ़ी अच्छा लगा, मेरा बहुत मतलब मार्जिन से निकला ये वाला, मार्जिन ऑफ 2 मार्क्स। अरुण, जैसे आप अभी मेंशन कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा आप अपने बारे में बताएं, कैसे ये जर्नी शुरू हुई, क्या आपकी ग्रेजुएशन रही है? बताता हूँ। मैं मतलब बचपन से एवरेज स्टूडेंट था, मुझे लेकिन मैथ्स पसंद थी। तो मेरे मार्क्स मैथ्स में ठीक आ जाते थे, बाकी सब में एवरेज स्कोर रहता था। तो 10th के बाद मेरा थोड़ा सा इंक्लिनेशन था मैथ्स और साइंस में, तो मैंने साइंस स्ट्रीम ले ली, राइट। उसके बाद इतने अच्छे से मार्क्स आ नहीं पाए 12th में। तो आसपास मेरे जो दोस्त थे उन्होंने कंपटीशन के प्रिपरेशन की थी ड्यूरिंग द जर्नी। मैंने भी एग्जाम्स वैसे दे दिए थे, बट मैं पढ़ता नहीं था इतना। तो आईआईटी या विट वीआईटी या बिट्स या आईपी जितने भी यूनिवर्सिटीज़ वगैरह है, मैंने भी सबसे सबके एग्ज़ाम दिया, बट मेरा कहीं पर भी सिलेक्शन नहीं हुआ। इनफैक्ट मार्क्स बहुत ज़्यादा पुअर थे, बताने लायक भी नहीं थे किसी को। तो पीयर प्रेशर में आकर 12th के बाद साइंस साइंस का स्टूडेंट हमेशा मतलब मोस्टली सेकंड स्टूडेंट क्या करता है, इंजीनियरिंग ले लेता है। तो मैंने भी एक प्राइवेट कॉलेज में अपना एडमिशन ले लिया। जैसे ही 1 साल हुआ, मेरी 2 से 3 बैग आ गए उसके अंदर ही, ठीक है। सेकेंड ईयर पास हुआ, 4-5 बैग्स और हो गई मेरे पास, सेकेंड ईयर के एंड तक 7 to 8 बैग्स थी। तो मैं समझ गया कि दिस इज़ नॉट माई कप ऑफ टी, बट इट वॉज टू लेट अंटिल देन। तो मैंने कहा यार चलो ठीक है, अब जैसे तैसे 2 साल निकाल लिए, 2 साल और निकालने हैं, और बस इसको एज अ ग्रेजुएशन ले लेता हूँ। बाकी लाइफ बहुत बढ़िया, देखेंगे क्या करेंगे, है ना। इंजीनियरिंग तो शायद नहीं होगी मेरे से अब अच्छे से, मतलब इस फील्ड में। तो जैसे जैसे आगे टाइम गुजरता गया, मेरी बैग्स भी बढ़ती गई। 6 सेमेस्टर में आते आते मेरे पास 10+ बैकलॉग्स हो गई थी, ठीक है। उसके बाद कैंपस प्लेसमेंट वगैरह स्टार्ट होती है। मेरा एप्टीट्यूड अच्छा था हमेशा से, क्योंकि मैं 12th के बाद मैंने ट्यूशन पढ़ाना भी स्टार्ट किया था बच्चों को अपने घर पे। तो मुझे मैथ्स पसंद थी, तो मेरा एप्टीट्यूड बेसिक बेसिक ओके ओके था, मतलब एनसीईआरटीज़ वगैरह मुझे आती थी। तो वहाँ पे क्या हुआ, कॉलेज में कि प्लेसमेंट वाले आते थे, बट वो क्राइटेरिया रख देते थे कि 60% विद नो बैकलॉग। मेरी परसेंटेज 55-56 रहती थी, एंड विद 10+ बैकलॉग्स, तो ऑब्वियसली कोई भी मुझे एंटरटेन नहीं करेगा। फिर मुझे ये चीज़ बहुत हर्ट करी, मैंने कहा यार मेरे लिए तो सब कुछ खत्म हो चुका है। फिर मैंने सोचा कि अब मेरे लिए बस एक ही रास्ता बचा है, क्योंकि मेरे पापा दिल्ली पुलिस में ही हैं। आई लिव इन अ जॉइंट फैमिली, मेरे चाचा भी दिल्ली पुलिस में है, दादाजी रिटायर्ड है दिल्ली पुलिस से ही। तो मुझे थोड़ा सा था कि दिल्ली पुलिस में अगर मेरा हो जाए सब इंस्पेक्टर पोस्ट पे तो हो जाएगा। क्योंकि मैंने उनका पेपर देखा था तो उसमें मैथ्स वगैरह आती थी मुझे, और मैं मैथ्स में हमेशा कंफर्टेबल रहा हूँ, बेसिक एप्टीट्यूड वगैरह में। तो मैंने सोचा कि अब मैं इसी की प्रिपरेशन स्टार्ट करूँगा। लास्ट ईयर मैंने बहुत पढ़ाई करी। मैंने पहले अपनी बैकलॉग्स निकाली, मैंने एक साथ 10 बैकलॉग क्लियर कर दी सारी अपनी। 4 साल के अंदर मेरी डिग्री आ गई, ठीक है। मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी था, वन ऑफ द हैप्पीस्ट मोमेंट्स ऑफ माई लाइफ। फिर मैंने क्या करा, 8 सेमेस्टर में एक्चुअली बीटेक वालों को ना इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग या प्रोजेक्ट बनाना होता है। तो मैंने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में ना किसी से बात कर ली कि भैया आप मेरा सर्टिफिकेट वगैरह बनवा देना, ठीक है। मैं 1-2 दिन आ जाऊँगा, और आप बस मुझे पैसे जितने भी हो ले लेना, लेकिन मेरे को सर्टिफिकेट बना के दे देना।
ठीक है, और मैंने ये 7 सेमेस्टर के बाद 8 सेमेस्टर अपना पूरा बचा लिया। मुझे पता था कि मुझे प्राइवेट जॉब नहीं करनी आगे, तो मैंने 8 सेमेस्टर में ही कोचिंग स्टार्ट कर ली ऑफलाइन। मैं जाता था मुखर्जी नगर, आता था। मतलब मैंने फिर लाइफ में थोड़ा सीरियस हो गया था। मैं एक बात तो समझ गया था कि लाइफ में अगर तुम्हें कुछ करना है तो तुम्हें अच्छे से एक बार तो मेहनत करनी पड़ेगी, जो मैंने आज तक कभी नहीं की थी, हमेशा भागता था मैं। तो मैंने वो 6 मंथ्स अपने बचा लिए एक तरीके से कॉलेज में ख़राब होने से, और मैं अपने आप को एक तरीके से ट्रैक पे ले आया कि ठीक है, लेट्स बैक टू वर्क। और फिर मैंने उसमें प्रिपरेशन स्टार्ट करी। इतने मेरी बीटेक भी आ गई डिग्री 4 साल के अंदर। और फिर 1 साल जैसे ही मेरा कंप्लीट हुआ, मतलब मुझे याद है मैंने 12 जैन को पहला मेरी पहली क्लास थी ऑफलाइन वाली। तो 1 साल के अंदर मैंने सीडीएस का पेपर दिया था ऐसे ही। मुझे पता भी नहीं था सीडीएस क्या होता है, बस मैंने दे दिया ऐसे ही मुँह उठाकर, और मेरा रिजल्ट आ गया, उसमें क्लियर हो गया। तो मैं प्रिपरेशन एसएससी की करता था। मुझे पता भी नहीं था सीडीएस क्या होता है, बस सब वो होते फॉर्म भरना है तो सब फॉर्म भर दो, कोई भी पेपर है फॉर्म भर दो, बैंक का है फॉर्म भर दो, है ना। तो मैंने सीडीएस क्लियर कर लिया, एसएसबी में गया था, कॉन्फ्रेंस आउट हो गया। बट उस टाइम मुझे थोड़ा मोटिवेशन, मतलब थोड़ी सी मोटिवेशन मिली कि ठीक है यार, मैंने सीडीएस जैसे बड़ा एग्जाम है, मुझे उस दिन पता लगा, क्योंकि आसपास पापा ने बताया कि नहीं ये तो बहुत अच्छा पेपर है, इसमें डायरेक्ट लेफ्टिनेंट बनते हैं, ये है वो है। तो ऐसे रहा मेरा प्रिपरेशन यहाँ से। अरुण, आपने जैसे बताया कि एक बहुत ही अलग जर्नी तय करके आप यहाँ इस मुकाम तक पहुंचे हैं। और राइट। पूरे इंजीनियरिंग में जब इतने सारे बैकलॉग्स थे तो बहुत सारा प्रेशर भी एक स्टूडेंट के मन में बैठता है कि अब आगे क्या करना है। वो जो पॉइंट ऑफ टाइम था, जो ट्रिगर था कि इंजीनियरिंग इज नॉट योर कप ऑफ टी एंड यू हैव टू गो फॉर अदर स्ट्रीम्स, वो जब डिसाइड किया तो फिर किस तरीके से आगे बढ़े? मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं था। मेरे को पता था कि मेरे को प्राइवेट जॉब नहीं करनी है अब, क्योंकि मुझे कोई देगा भी नहीं। मेरे दिमाग में पहले यही था कि 60 से कम वालों को प्राइवेट जॉब मिलती नहीं है। तो होता है ना, आपके दिमाग में वो सेकंड ऑप्शन जा चुका है कि आपको कोई जॉब देगा ही नहीं, तो आपके लिए बस एक गवर्नमेंट बचता है। और गवर्नमेंट में भी बहुत ही उस टाइम पे कुछ था कि 60% क्राइटेरिया होता था, जैसे एसबीआई होता है, एसबीआई पीओ वगैरह, वो 60% मांगते थे। उन्होंने बाद में जाके रिवाइज कर दिया, वरना मैं बैंक की तैयारी स्टार्ट करता। लेकिन मुझे पता था 60% वहाँ भी मांगेंगे, तो मेरे लिए तो वहाँ पे कोई रास्ता नहीं है। तो मुझे बस यही दिखा, मैंने देखा कि 50% वाले कौन कौन सी मतलब एग्जाम्स होते हैं। मैंने कहा एसएससी है, चलो एसएससी की तैयारी स्टार्ट करते हैं। फिर किसी ने बताया कि सीजीएल की तैयारी कर लोगे तो सीपीओ अपने आप उसके अंदर कवर हो जाएगा। तो मैं सीपीओ के मूड से गया था, फिर मैं सीजीएल की तैयारी करने लगा, और फिर मुझे सीजीएल में इंटरेस्ट आ गया। इस दौरान मैंने बहुत सारे पेपर क्लियर करे हैं, सारे एसएससी के, मतलब 18 से लेके सारे पेपर मेरे हमेशा क्लियर हुए हैं। मैं हमेशा लास्ट में आके ना निकल जाता था, जैसे मेरिट आउट हो गए। डीवी तक गया हूँ मैं एटलीस्ट 7 to 8 टाइम्स डीवी में गया हूँ मैं। और 4 से 5 बार मैं मेरिट आउट हो गया हूँ उसके बाद जाकर। सीपीओ 18, 19, 20, सीजीएल 18, 19, 20 भी, सीएचएसएल 18, 19, 20। आईबी का पेपर भी मैं अभी डिस्क्रिप्टिव आउट हो गया था। मतलब काफ़ी पेपर दिए मैंने। जनरली थोड़ी सी रही है अप एंड डाउन, बट ठीक है। अभी रिसेंटली मेरे 4 जगह से एक साथ सिलेक्शन हो गया है। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में हुआ है, आयुष मिनिस्ट्री में हुआ है, और डीडीए में हुआ है, डीडीए जेएसए जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, और अभी ये रिसेंटली सीजीएल 19 टैक्स असिस्टेंट। तो विद इन 30 डेज मेरे पास 4 जगह से मेरा फाइनल रिजल्ट सिलेक्शन हो गया है। एक बात मैं और शेयर करना चाहूँगा दिव्यांशी। सीएचएसएल 2018 में मेरे मार्क्स कट ऑफ से ना 3 मार्क्स ज़्यादा थे। तो जब रिजल्ट आया, मैंने पहले अपना राइट अप देखा, मेरे मार्क्स 213-14 थे। मैं कहा ठीक है चलो सिलेक्शन हो जाएगा, नाम एक बार चेक कर लेता हूँ लिस्ट में। तो मैंने लिस्ट में देखा तो मेरा नाम ही नहीं है उसमें, रोल नंबर ही नहीं है मेरा। फिर मैंने जब दिया कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि मेरे मार्क्स तो ज़्यादा है, मेरे पास प्रूफ है इस बात का। फिर मैंने अपनी प्रेफरेंस फॉर्म देखा, मैंने उसमें देखा कि जिस पोस्ट के लिए मैं एलिजिबल था, जिसमें मेरे कट ऑफ क्लियर की थी, मैं वो पोस्ट कोड ही डालना भूल गया था। वो मोमेंट मेरी लाइफ में सबसे ज़्यादा डेवस्टेटिंग था। मैं बिल्कुल शैटर्ड हो गया था उस दिन। 30 सितंबर की बात है ये। मैं बता नहीं सकता कितना ज़्यादा उस दिन मैं रोया भी था, कि आई वॉज एक्सपेक्टिंग माई फर्स्ट जॉब फ्रॉम CHSL 18। और उस दिन ऐसा हो गया मेरे साथ कि मैंने सारे कोड फिल कर दिए थे। पता नहीं बाय वर्च्यू ऑफ ह्यूमन मिस्टेक मैंने एक कोड कैसे मिस कर दिया जिसमें मेरी जॉब थी। तो देन मैं पापा कंसोल्ड में कि नहीं लाइफ में कुछ अच्छा होगा ये वो। ठीक है, तो अप्स एंड डाउन्स होते हैं, मतलब एक अगर आप प्रिपरेशन करने आते हो तो ये तो पक्का होगा। कुछ ना कुछ चीज़ें अच्छी होंगी, कुछ ना कुछ चीज़ें खराब भी होंगी। बट अगर आप कंसिस्टेंट रहेंगे, अगर आप पढ़ोगे, रोज़ पढ़ोगे, चाहे कम ही पढ़ो, 5-6 घंटे पढ़ो, लेकिन रोज़ पढ़ना पड़ेगा आपको, तो चीज़ें मिलेंगी, एक दिन आपको मिलेंगी चीज़ें। डेफिनेटली अरुण, और कुछ बहुत ही अच्छा आपके लाइफ में लिखा था और उसका रिजल्ट आज हम सभी के साथ भी है। एंड यू आर सिलेक्टेड इन एसएससी सीजीएल।
अरुण, आप जैसे बता रहे थे, बहुत ही इंटरेस्टिंग जर्नी है कि कैसे एक एवरेज स्टूडेंट ने 30 डेज के अंदर 4 बड़े एग्जामिनेशन क्लियर किए हैं, एंड एवरीथिंग इज considered as very reputed examination in their domain. Either that's Bhabha Atomic Research Center or CGL or the other examination. राइट। एवरेज स्टूडेंट से इतने सारे एग्जामिनेशन क्लियर करने तक का सफर कैसे तय किया? मैम वही था बस कि डेली पढ़ना है, अपने आप को इम्प्रूव करना है। मेरी इंग्लिश भी इतनी अच्छी नहीं थी कंपटीशन के हिसाब से। मतलब जो चीज़ मेरी वीक थी मैं उस पर बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डालता था। मैं एक्चुअली लाइब्रेरी जाता था, लाइब्रेरी में डेली 9 to 5 6 कंसिस्टेंटली पढ़ना था। मतलब यही था कि यही है और कुछ है नहीं इसके अलावा लाइफ में ना। तो जब प्लान बी नहीं होता ना तो आपका प्लान ए सक्सेसफुल हो ही जाता है कहीं ना कहीं जाकर। कोई शॉर्टकट नहीं है इस चीज़ का। मतलब आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको डेली पढ़ना पड़ेगा, आपको एफर्ट्स मारने पड़ेंगे। कभी कभी किस्मत अच्छी होती है तो आपकी जॉब जल्दी लग जाती है, कभी कभी लेट लगती है। और इशू ये है कि जितने भी मेरी जॉब्स लगी है इन सबका साइकिल बहुत बड़ा होता है। जैसे मैंने भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का फॉर्म 2019 में भरा था, उसकी ज्वाइनिंग मुझे अभी तक नहीं मिली है, रिजल्ट अभी आ गया है ना। तो आप पेपर तो दे देते हो बहुत पहले, बट आपको फिर भूल जाना पेपर दे के कि ठीक है कोई पेपर भी हुआ था, अब आगे के लिए प्रिपेयर करो। इस चीज़ में यूपीएससी बैंक बहुत अच्छा है कि वो विद इन अ गिवन टाइम सब कुछ कंप्लीट कर देते हैं। बट बाकी एग्जाम्स में वो थोड़ा सा आपको ये सब चीज़ें टॉलरेट करनी पड़ती है, आपको पेशेंस रखने पड़ेंगे। स्पेशली विद द केस ऑफ एसएससी, सब जानते ही है सीजीएल का कितना होता है। अरुण, जैसे कि आप मेंशन कर रहे थे कि जो भी एग्जामिनेशन आपने दिया उनमें एग्जामिनेशन साइकिल बहुत बड़ी है। एसएससी की बात कर ले तो 2019 का ये एग्जामिनेशन था, रिजल्ट आज 2022 में आया है। ऑल्दो आपको पता था आपके पास कोई प्लान बी नहीं है, आपको जो करना है वो प्लान ए से करना है, प्राइवेट जॉब लेनी नहीं है। स्टिल कहीं ना कहीं एक मन में एक प्रेशर बनता रहता है कि कैसे फोकस करें, क्योंकि बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस होते हैं। आपके साथ वाले लोग बहुत अच्छा कर रहे होते हैं लाइफ में, एंड यू आर स्टिल स्टक इन द एग्जामिनेशन साइकिल, नॉट वंस बट ट्वाइस। तो इस चीज को कैसे कोप अप करना है? ऊपर से बहुत ज्यादा सोसाइटी का भी प्रेशर होता है कि यू आर ऑलरेडी एन इंजीनियर एंड यू प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन वन आफ्टर द अदर। तो ऐसे सिचुएशन में हाउ डिड यू मोटिवेटेड योरसेल्फ? देखो सोसाइटी का प्रेशर तब होगा जब आप सोसाइटी से थोड़ा इंटरेक्ट करोगे। मैंने सोशल मीडिया ही 2018 से कट ऑफ कर दिया था। व्हाट्सएप वगैरह भी बंद, सब कुछ बंद। मेरे कुछ गिनती के 4 से 5 दोस्त हैं जो हमेशा से जिन्होंने मोटिवेट करा है, हमेशा से हेल्प करी है किसी भी सेंस में, है ना। तो मैं उनसे बात हमेशा करता था, उन्होंने कभी भी मुझे डिमोटिवेट नहीं होने दिया। ठीक है। इसके बाद सबसे बड़ा रोल था पेरेंट्स का। मेरे पापा ने, मैंने एक बार पापा को बोला था जब मेरा सीएचएसएल रह गया था ना, मेरी गलती से। मैंने कहा पापा मैं प्राइवेट जॉब ट्राई कर लूँ, हाँ मुझे मेरे को लग जाएगा, मेरे को 5-6 लाख का मुझे ऑफर आया कहीं से। तो पापा ने कहा क्यों जल्दी है इस बात की, तुझे आराम से तू प्रिपरेशन कर, मुझे पता निकाल देगा, ठीक है टेंशन मत ले, हो जाएगा आराम से, थोड़ा और हिम्मत रख। तो बस मैंने एक बार ऐसा हल्का सा सोचा था, क्योंकि वो उस दिन मोमेंट ही ऐसा बन गया था कि मैंने इतनी मेहनत करी, फिर कॉन्फिडेंस बिल्कुल खत्म हो गया था। मुझे लगा था कि मेरे पास बस यही एक जॉब आनी थी, इसके बाद मेरे पास कोई जॉब नहीं आती, ये मेरा गया तो अब सब कुछ खत्म हो गया। तो पेरेंट्स बहुत हेल्प करते हैं इन सब चीज़ों में। और आपके दोस्त आपके दोस्त अगर अच्छे हैं तो आपको मोटिवेट करेंगे, अगर आपका सर्कल खराब है तो आपको वो डिमोटिवेट भी कर सकता है। तो मैंने कट ऑफ करके रखा था सोसाइटी, मतलब जिन लोगों से मुझे नहीं बात करनी मुझे नहीं बात करनी। और अरुण ने अभी जैसे बताया कि उनके पिताजी ने कहा कि किस बात की जल्दी है, जब हमारे पेरेंट्स का साथ हमें मिल जाता है तो प्रिपरेशन थोड़ी आसान हो जाती है, हम और किसी बारे में नहीं सोच के सिर्फ एग्जाम के बारे में फोकस कर सकते राइट, एग्जैक्टली। हैं। और अरुण, मुझे लग रहा है जितने भी लोग इस इंटरव्यू सेशन को सुन रहे हैं उनको बहुत सारे सीख मिल रही है, इंस्पिरेशन मिल रही है कि लाइफ में कभी फुल स्टॉप नहीं होता है, हर बार एक न्यू बिगनिंग होती है, और वो बिगनिंग आपको तय करनी है। जैसे अरुण ने हमेशा हर एग्जामिनेशन में अगर कहीं निराशा भी मिली तो वो निराश नहीं हुए, चाहे वो इंजीनियरिंग में हो, चाहे वो अलग अलग एग्जामिनेशन में हो। अरुण, अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं, आपने कई सारे एग्जामिनेशन दिए हैं, एसएससी भी 2 बार दिया है, तो क्या सटीक प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? क्योंकि स्ट्रैटेजी सभी बात करते हैं, बट कहाँ चूक रह जाती है, कहाँ स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट नहीं हो पाती है? मैम मेरे ख्याल से कि सबसे पहले आपको सिलेबस देखना चाहिए किसी भी पेपर की प्रिपरेशन करने से पहले। आप सिलेबस देखो, आप देखो कि आपको उसमें से कितना कुछ आता है, आप कितना कंफर्टेबल हो। फिर आप उस हिसाब से टीचर सेलेक्ट करो। यूट्यूब पर आजकल काफ़ी कुछ है फ्री में, जैसे स्टडी आईक्यू ही है। स्टडी आईक्यू पे भी बहुत सारे टीचर्स हैं जो पढ़ाया है। स्टडी आईक्यू की बहुत सारी वीडियोस पढ़ी है, राइट। और काफ़ी टीचर्स हैं, बड़े बड़े टीचर्स, मैं नाम नहीं लूँगा यहाँ पर। बट हाँ बहुत सारे टीचर्स हैं यहाँ पर यूट्यूब पर फ्री में पढ़ाने के लिए।
तो अगर आपको पढ़ना है तो आप उनका किसी का भी फ्री में कोर्स वगैरह स्टार्ट कर लो यूट्यूब पर, और एक बारी कोर्स फटाफट कंप्लीट कर लो। उसके बाद आप प्रीवियस से स्टार्ट कर लो। मुझे लगता है प्रीवियस टेस्ट से अच्छी कोई बुक्स नहीं है एसएससी के लिए। एसएससी में आजकल जो पैटर्न चल रहा है, अगर आप प्रीवियस ईयर अच्छे से कर लोगे तो आपका एसएससी बहुत आसानी से निकल जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, और अगर आप उसको देखते हैं तो एक्चुअली आपको डिमांड ऑफ द एग्जामिनेशन पता चल जाएगी। अरुण, मैं राइट राइट। टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 इन तीनों ही स्टेजेस के बारे में आपसे जानना चाहूंगी। पिछले अटेम्प्ट में क्या स्ट्रैटेजी थी और इस अटेम्प्ट में क्या बदलाव किए, अगर कुछ किए तो। मैम 18 में मैं बिल्कुल बिगनर था, तो 18 के लिए मैंने बेसिक्स बुक्स फॉलो की थी प्रीवियस ईयर्स वगैरह की, और करंट अफेयर्स वगैरह करता था, बट वो बहुत कम करता था डील, मतलब मंथली 70 to 80 किसी यूट्यूब चैनल पे मिल गए, कर लिया। जीके भी ऐसी चल रही है सुपरफिशली, तो उसमें भी मेरा स्कोर 160 आ गया था प्री में, विद नॉर्मल प्रिपरेशन। मतलब मैंने मैथ्स और इंग्लिश में बहुत मेहनत की थी, बट हाँ मेरे एफर्ट्स जीके में कंपैरेटिवली बहुत कम थे, क्योंकि आपके पास सब पढ़ना है। आपको आपको जीके के अंदर इको पढ़नी है, पॉलिटी पढ़नी है, साइंस पढ़नी है, हिस्ट्री पढ़नी है, ज्योग्राफी पढ़नी है, आपको बहुत कुछ पढ़ना है। आपके टाइम लिमिटेड है। आपको ये भी पता है कि आपको मेंस में मैथ्स के 200 मार्क्स का पेपर होगा, आपका इंग्लिश का 200 मार्क्स का पेपर होगा। तो आप हमेशा से दिमाग में एक मैथ्स को हमेशा वेटेज देके चलोगे, मैथ्स और इंग्लिश को। तो एसएससी में थोड़ा सा फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा जीके कमजोर रह गया, तो मेरे मार्क्स भी इसलिए कम हो गए, 160 मार्क्स आ गए आफ्टर नॉर्मलाइजेशन। मेंस में मैंने इंग्लिश ठीक ठाक कर ली थी, बट मैथ्स में मेरी इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया, तो मेरे मैथ्स की वजह से मेरे तरीके से सिलेक्शन रुक गया। मेरे इंग्लिश में 180 मार्क्स थे, मैथ्स में 120 मार्क्स थे, तो इतनी ज़्यादा डिस्पैरिटी आ गई मैथ्स और इंग्लिश के अंदर। तो मैं फाइनल राउंड तक तो जा पाया, मैंने टाइपिंग वगैरह दिया, मैं डीवी देने गया, बट जो लास्ट में लिस्ट आती है फाइनल लिस्ट, उसमें मेरा नाम रह गया। 19 में मैंने क्या करा, मुझे पता था कि मेरे को मैथ्स ने रुला दिया इस बारी, मतलब पीछे कर दिया बिल्कुल सबसे। मैंने मैथ्स बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन करी, और प्रिपरेशन इन द सेंस मैंने मॉक्स बहुत दिए। मैं ये बिलीव करता हूँ कि एसएससी का आपको एग्जाम निकालना है, आपको कोई भी एग्जाम निकालना है, तो आपको मॉक टेस्ट जितने ज़्यादा दो ना उतने ज़्यादा कम है। मैं प्री के लिए 19 में मैंने 80 करीब मॉक्स दिए थे, और मेंस में मैंने मैथ्स में किए थे 125 के आसपास, और इंग्लिश में मैंने 20 के आसपास दिए थे। तो मैं मॉक्स बहुत ज़्यादा देता था, उसमें अपना देखता था कि मैं मॉक्स में कैसा परफॉर्म कर रहा हूँ, किस क्वेश्चन में लैग कर रहा हूँ, कौन सा टॉपिक मेरा वीक है, तो मैं उसको नोट वगैरह करता था, और मैं क्वेश्चन को बुक मार्क वगैरह भी कर लेता था। तो उस हिसाब से मैंने फिर अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी, और आगे इसको कंटिन्यू कंटिन्यू लेके गया। बट स्टिल मेरा करंट अफेयर्स जो सेक्शन था ना, करंट अफेयर जीके वाला, अभी भी वीक था एसएससी के हिसाब से। फिर 20 में क्या हुआ है, 20 में मैंने करंट अफेयर्स स्टार्ट करे गौरव से, फाइनली। बेस्ट 300 स्टार्ट करता था, और मुझे उसका थोड़ा सा दिखा फर्क, काफ़ी फर्क दिखा। स्टार्टिंग वगैरह तो मेरा अच्छा था, बट मेरा करंट अफेयर्स में हमेशा रह जाता था, तो सर की जो पीडीएफ वगैरह थी, मैंने सिर्फ उसी की हेल्प ली, और उससे मुझे काफ़ी बेनिफिट मिला। और मेरा प्री में 171 स्कोर था 2020 में, जो कि मेरे को जिसने लिस्ट वन में ले आया मुझे। मैं हमेशा लिस्ट फोर में आता था प्री में, लेकिन सीधा लिस्ट वन में आ गया मैं 2020 में, जस्ट बिकॉज ऑफ करंट अफेयर्स, या जीके का सेक्शन आप बोल सकते हो। उसके बाद फिर मेंस में मैंने ठीक ठाक स्कोर कर दिया है, मैथ्स में 161.5 और इंग्लिश में 175। टोटल स्कोर मेरा 507.5 है आउट ऑफ 600। लेट्स सी आगे क्या होता है 2020 में। अरुण, हम यही कामना करते हैं कि और अच्छा हो, और वी आर वेरी श्योर, जो कन्विक्शन आपका दिख रहा है कि इट विल बी मोर देन बेटर देन दिस। थैंक यू सो मच। अरुण, मैं ये जानना चाहूंगी, अभी जैसे आपने मेंशन किया कि आप गौरव गर्ग सर का कोर्स फॉलो कर रहे थे, वो एग्जामिनेशन में भी रिफ्लेक्ट किया, बट हाउ डिड यू एक्चुअली कम अक्रॉस स्टडी आई क्यू? क्योंकि बहुत सारे फ्री कंटेंट अवेलेबल हैं इंटरनेट पे, यूट्यूब की पेनिट्रेशन से, बट व्हाई स्टडी आई क्यू और गौरव सर? मैम स्टडी एक्यू मैंने स्टार्ट किया था जस्ट बेसिक बेसिक अवेयरनेस की वीडियोस देखने के लिए। मुझे अच्छा लगता था खाते पीते बैठा हो तो कुछ अच्छी चीज़ें देख लूँ। मतलब जियो पॉलिटिक्स में मेरा काफ़ी इंटरेस्ट है, तो उसकी वीडियोस वगैरह, काफ़ी एजुकेटर्स थे जो अभी स्टडी एक्यू पे नहीं है, तो मुझे बहुत ज़्यादा स्टडी एक्यू से हेल्प मिली। बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई कि कैसे चीज़ें चलती है। जीके की काफ़ी वीडियोस अच्छी अच्छी स्टैटिक का, गौरव सर की कुछ वीडियोस अच्छी मैंने देखी है, पुरानी पुरानी जो बहुत पहले डाल रखी थी, आज से 4-5 साल पहले। तो स्टडी को मैं 2018 के बाद से फॉलो करता था। जब मैं कॉलेज में था तब भी मुझे किसी ने सजेस्ट किया था, मेरे कोई सर थे, लेक्चरर थे, उन्होंने कहा था कि आप स्टडी को फॉलो कर सकते हो। जब मैंने उन्हें बताया था कि मुझे सर आगे अब गवर्नमेंट जॉब के लिए जाना है, तो उन्होंने कहा था कि हाँ आप यहाँ से फॉलो कर सकते हो। तो मैं उनको तब से जानता हूँ, मैं स्टडी को। अरुण, हम टीयर 1 टीयर 2 की बात करें, मैं थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव पे भी जानना चाहूंगी, किस तरीके से डिस्क्रिप्टिव की तैयारी होनी चाहिए, क्योंकि
Descriptive is very perceptive examination. मैम टू बी वेरी ऑनेस्ट, डिस्क्रिप्टिव ना, जहाँ तक मैंने देखा है एसएससी के अंदर, काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल हो गया है। आपको कोई गारंटी नहीं है कि आप कितना भी अच्छा लिख के आओ, कितना भी बेकार लिख के आओगे, आपको मार्क्स आपके अकॉर्डिंग मेरिट पे मिलेंगे। लेट मी शेयर यू माई स्टोरी। मेरे CHSL 18 में 66 मार्क्स थे, CGL 19 में 61 हो गए, उसके बाद 57 हो गया CHSL में, और इस बार 42 दिए थे मुझे इन्होंने। जबकि मैं 42 जैसे या 51 जैसे इतना ख़राब लिख के नहीं आया था, जबकि मैं हमेशा मैंने अपनी कॉपी RTI से मंगाई है, इवैल्यूएट कराई है दोस्तों से या किसी आसपास कोई टीचर्स वगैरह है जो मेरे नोन में है। तो SSC CGL की जो डिस्क्रिप्टिव है उसके लिए मैं यही बोलूँगा कि आपको बेसिक बेसिक आइडिया होना चाहिए लिखने का, वो तो बिल्कुल मस्ट है। और प्लस आप, अगर आपकी हैंडराइटिंग थोड़ी अच्छी है, आप थोड़ा सा फॉर्मुलेट अच्छे से कर लिखते हो, आपने थोड़ा सा तो एक दो अच्छे वर्ड्स यूज़ कर लिए, और बाकी थोड़ा बहुत किस्मत तो रोल बिल्कुल प्ले कर ही रहा है डिस्क्रिप्टिव के लिए। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं डिस्क्रिप्टिव के लिए, इसलिए मैंने कहा कि बहुत ही पर्सपेक्टिव और परसेप्टिव एग्जामिनेशन है, इसलिए आपको बहुत ही कॉशियस रहना है एंड यू नीड नॉट टू बी ओवर एब्सोल्युटली, कॉन्फिडेंट कि ये तो निकल ही जाएगा। डिस्क्रिप्टिव रैंक बिल्कुल ख़राब कर देता है और बना भी सकता है। एब्सोल्युटली। अरुण, हमने काफी सारी बातें की, चाहे वो प्रीलिम्स की हो, चाहे वो Tier 1 Tier 2 Tier 3 की हो। फाइनली आप कुछ ऐसा सजेशंस देना चाहेंगे सभी एस्पिरेंट्स को, क्योंकि एसएससी इज वन ऑफ द मोस्ट एस्पिरेशनल competitive एग्जामिनेशन इन इंडिया। बहुत सारे लोग लिखते हैं इस रिजल्ट के लिए वेट करते, एग्जामिनेशन साइकिल बहुत लंबी होती है, आप भी उस स्टेज से गुजरे हैं, तो कुछ फाइनल टिप्स सभी के लिए। टिप्स तो बस कुछ नहीं, बट मैं ये बात बोलूँगा कि अगर आप मेहनत करोगे तो आपको पक्का कुछ ना कुछ अच्छा ही मिलेगा। कि मेरे लाइफ में भी मतलब एक लाइन है कि गुड थिंग्स हैपन टू यू व्हेन यू लीस्ट एक्सपेक्ट इट टू हैपन। तो जब मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, 1 महीने के अंदर मेरे पास 4 गवर्नमेंट जॉब्स आ गई, जब मैं एक टाइम पे एक के लिए रो रहा था। तो अगर आप मेहनत करोगे, कंसिस्टेंट रहोगे, परसिवर रहोगे, तो आपको पक्का कुछ ना कुछ अच्छा ही मिलेगा। कोई शॉर्टकट नहीं है इस चीज़ का। बिल्कुल कोई शॉर्टकट नहीं है, और अरुण ने कहा कि व्हेन यू लीस्ट एक्सपेक्ट द गुड थिंग्स, द बेस्ट ऑफ द थिंग्स हैपन टू यू, एंड इट हैपेंड टू राइट। अरुण, एंड आई एम श्योर यू कुड बी द नेक्स्ट टू एवरीबडी हु इज हियरिंग। बस आप मेहनत करते रहिए, अपने गोल की तरफ आगे बढ़िए, क्योंकि जो डेस्टिनेशन में पहुंचने के बाद जो नजारा है वो और भी खूबसूरत है। अरुण, एब्सोल्युटली। आप ऐसा फील कर रहे होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। So thank you so much, Arun, for joining us in this interview session. It was an absolute pleasure to have you and to know about your journey, very inspirational journey. जहाँ पे एक स्टूडेंट इंजीनियरिंग में 10 बैक लेकर आया, वहां पे बैक टू बैक उसने 4 बहुत ही मेजर एग्जामिनेशन क्लियर किए। तो ये आप सबके लिए भी सीखे कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, बस खुद पर विश्वास रखिए। थैंक यू दिव्यांश।